जय हिंद दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूपी पुलिस में यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले यूपीएसआई के लिए वैकेंसी आएंगी 4543 वैकेंसी जो है सबसे पहले आएंगी। उसके बाद में जो वैकेंसी आएंगी वो पुलिस की आएंगी, यानी कि पुलिस कांस्टेबल की, जेल वार्डन की, है ना, ये सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो यूपीएसआई है उसमें पॉलिटी का वेटेज जो है वो बहुत अच्छा खासा रहता है, यानी कि उसमें पॉलिटी से लगभग हमारे क्वेश्चन 10 तक भी पूछ लेता है वो जीके के अंदर, ठीक है। और जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पॉलिटिकल लेवल तो काफ़ी टफ था, आप सभी को पता ही है, ठीक है। 2021 में हमारी वैकेंसी हुई थी, उससे पहले 2017 में हुई थी। तो अभी क्या होगा गाइस कि पॉलिटी के जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग ये 2 सालों में, 2017 में, 2021 में और उससे पहले भी, तो लगभग मैं 750 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई करके और उनको कंपाइल करके, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले करके मैं आपके सामने पेश हूँ। और ये पूरी की पूरी फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया है, पूरी की पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। अब आपको क्या होगा कि डेली सुबह 10 बजे आपको रोज़ाना रूटीन से, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, आपको डेली सुबह 10 बजे वीडियो मिल जाया करेगी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो हर वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चन होंगे विद एक्सप्लेनेशन, और हम आपको ये वीडियो, ये जो पॉलिटी के पूरे कोर्स है, ये ऐसा मानिए आप कंप्लीट कोर्स है पॉलिटी का, ये 36 वीडियो में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 36 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, और इन 36 वीडियो में अगर इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेते हो, बेहतरीन तरीके से याद कर लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो आपसे पॉलिटी में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिस सेट करके लेके चलेंगे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इस तरीके से 36 वीडियो आपके सामने मिलेंगे आपको, ठीक है। तो गाइस, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है मेरा, मैंने ये पहले थंबनेल भी बनवाया है, ठीक है, और ये पीडीएफ मैंने बनवाए हैं, पीडीएफ भी बनवाने में काफ़ी खर्चा आता है, तो पीडीएफ भी बनवाए हैं। और ये क्या, लेकिन आप सभी को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी इसमें ज़्यादा लालच है नहीं, बस आप मेरा चैनल को, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं मैं, 2 स्टार अगर आपको कंधों सजाने हैं तो आपको सारे का सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे ही ये मेरा पॉलिटी का ख़त्म होगा सिलेबस, या फिर मिडिल में से ही हम मूल विधि, है ना, और जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इन सभी के वो कर लेंगे, फिर रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर लेंगे, फिर मैथ के कर लेंगे। ऐसे करके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पॉलिटी से शुरू करेंगे। हर रोज़ सुबह 10 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। तो आपको बता दूं मैं, देखिए यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस, ये हमारा सेट नंबर यहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो अभी हम यहाँ पे देख लेंगे सर, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए बहुत अच्छे से करेंगे हम, बिल्कुल शुरुआत से इसकी जो है वो शुरुआत करेंगे जहाँ से संविधान बनने की शुरुआत हुई थी, और अंत तक इसके बिल्कुल हम यहाँ पे जाएंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, देखो। और इंग्लिश और हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज का विशेषकर ध्यान रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप करके मंगवाए हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये हो जाता है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो भारत के संविधान सभा थी वो पहली बार किसके द्वारा, यहाँ पर विचार किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, एम.एन. रॉय। यूपीएसआई 2021 के शिफ्ट 3rd में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय के द्वारा यहाँ पर ये पेश किया गया था, डी ऑप्शन मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे सर कि एम.एन. रॉय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, ठीक है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा का विचार अपने मन में लाया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1895 में, सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। देखो, जो ये शुरुआत हुई थी ना, ये हुई तो 1895 से ही था, तो आप इसको ना क्रम से याद रखना। सबसे पहले 1895 में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने स्वराज शब्द की यहाँ पर, मतलब स्वराज शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 1934 में एम.एन. रॉय ने यहाँ पर जो है विचार पेश किया संविधान का। फिर 1938 में नेहरू के द्वारा पहली बार वयस्क मताधिकार के से संविधान सभा की मांग की बात कही थी, ठीक है। 1938 में भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ठीक
ठीक है, कौन सी योजना के तहत, कौन से मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, इस मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और 2 सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, और जो 2 सदस्य थे वो क्रिप्स था और एक कौन था? अलेक्जेंडर था, ठीक है। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो संविधान सभा बनी। उसके बाद 1950 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू इसको कर दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने पेश किया और फिर 1938 में नेहरू रिपोर्ट के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि भारत के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो राजशाही शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट सरकार, या फिर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो कौन सा नाम इनमें से नहीं है, ठीक है, भारत की सरकार के संसदीय स्वरूप का। तो देखिए कितना टफ क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, इसको आपको आंसर यहाँ पे देना बताना ज़रूरी था। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजशाही शासन। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है, जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो ये कैसे करेक्ट है, इसको ध्यान में हम देखेंगे। अच्छा इसमें देखिए तो आप यहाँ पे देखेंगे सर कि ये बोल रहा है सर हमसे कि सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली। देखो लोकतंत्र क्या होता है, एक एक वर्ड को आप यहाँ पे समझ के चलेंगे। संसदीय स्वरूप तो आपको सबको पता है कि हर देश में अपनी एक खुद की संसद होती है, जहाँ पर बैठ करके जो नेता होते हैं वो कानून बनाते हैं, ठीक है। जो विधायिका होती है वो कानून बनाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर, ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है सर, वहाँ पर लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र होता है, यानी कि वोट डालने का अधिकार उसके पास होता है, वो अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, उसी को बोलते हैं सर लोकतंत्र, ठीक है। तो संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है, ठीक है। यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो अपनी लोकतांत्रिक वैधता कि मैं वैलिड हूँ, ठीक है, ये विधायिका के माध्यम से ही प्राप्त करती है। सोचो अगर कार्यपालिका नहीं होगी तो न्यायपालिका की ज़रूरत क्या है, यानी कि जो न्यायपालिका है वो कानून को ही तो अप्लाई कराती है। न्यायपालिका कुछ भी नहीं करती है, वो जो संविधान में लिखा हुआ है ना उसी को अप्लाई कराती है बस वो, ठीक है। उसका अपना कोई कानून नहीं होता है। और संविधान में संशोधन कौन करती है? संसद करती है। तो विधायिका और जो न्यायपालिका है दोनों ही बिल्कुल बराबर हैं, जो कि आर्टिकल 50 में हमसे बोला गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं सर और विधायिका की प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, तो यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल ये संबंधित हैं, अलग नहीं हैं। इस प्रणाली राज्य विधायिका का मुखिया राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो आपको पता होगा जो विधायिका होती है उसका जो टॉप होता है, उसका जो मुखिया होता है वो प्रेसिडेंट होता है। जैसे हमारे देश के इस टाइम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और जो सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री होता है, जैसे इस टाइम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और इनमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो अच्छा लोकसभा और मंत्रिपरिषद में क्या फ़र्क होता है? देखो लोकसभा जो होती है, लोकसभा में सारे के सारे जो लोग हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। 545 लोग उसमें लगभग बैठते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते, ठीक। उसके बाद जो उसमें चुने जाते हैं और ये सब मंत्री देखो फिर उनको जो हर जितने भी लोकसभा के अधिकारी हो या नेता होते हैं सबको मतलब मंत्रिमंडल नहीं मिलता, ठीक है। मंत्री जो मिलते हैं बनते हैं वो केवल 10% या 10% लोग ही बन पाते हैं। जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं, है ना, और रक्षा मंत्री, यही बन पाते हैं बस। तो पूरी की पूरी लोकसभा है ना, जो 545 लोग हैं वो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होगी। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है।
और इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है बिल्कुल नाम मात्र का होता है, उसका कोई विशेष महत्व यहाँ पर नहीं होता है, नहीं बताया गया है। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जो होता है वो सर्वोपरि होता है। ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री के नाम से कोई भी कार्य भारत में नहीं किया जाता, वो करे तो जाते हैं सारे के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन वो नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति जो होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। ये जो पूरी की पूरी चीज़ें ली गई हैं वो ब्रिटिश संसद से यहाँ पे ली गई हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो उस पूरा का पूरा ब्रिटेन के आधार पर बनाया गया है ना, लेकिन हमने वहाँ से एक चीज़ नहीं अपनाई, वो है राजशाही। राजशाही में क्या होता है कि बेटे का बेटा ही वहाँ पर शासन करता है, राज करता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने गणतंत्र को अपनाया है ना। अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख राजा या रानी आनुवंशिक होते हैं, यानी कि बेटे का बेटा ही बनता है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 1935, 1940, 1939 और 1937। तो भारत का संघीय न्यायालय। ठीक है। देखो तो यहाँ पे ध्यान देखेंगे डी वाला आंसर। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। कब सर? 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय। देखो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, भारत में प्रथम न्यायालय वो तो 1862 शायद 1774 में बना था, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना था। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें संघीय न्यायालय की। संघीय न्यायालय, ध्यान रखना, संघीय न्यायालय। तो यहाँ पर ये 1 अक्टूबर 1937 को बना था। इसमें कुल 8 न्यायाधीशों का प्रावधान था, यानी कि टोटल इसमें कितने न्यायाधीश थे? तो सर इसमें हमारे 8 न्यायाधीश थे टोटल मिला करके। ठीक, ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कि लेकिन उस समय 3 ही न्यायाधीश नियुक्त हुए, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। यह संघीय न्यायालय में प्रीवी काउंसिल के अधीन था। ठीक है। प्रीवी काउंसिल, ध्यान रखना क्या थे सर? ये प्रीवी काउंसिल के अधीन ये थे, ध्यान रखना। ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सर। अगला आगे देखते हैं सर। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया है? यानी कि केंद्र के पास में अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, ये कहाँ से हमने, किस देश के संविधान से हमने ये लिया है? ठीक है, ध्यान रखना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। तो हमने कहाँ से लिया? देखो अवशिष्ट शक्तियों की बात करेंगे, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ हमने ऑप्शन नंबर सी कनाडा से ली है। कहाँ से सर? ऑप्शन नंबर सी हमने कनाडा से ली है। हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो बात करते हैं सर, यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया। अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ सर होती क्या है? ध्यान रखना। देखिए हमारे देश में जितने भी विषय हैं, उन विषयों में सबसे ज़्यादा जो विषय हैं वो केंद्र की सूची में रखे गए हैं, संघ सूची में रखे गए हैं ना। 3 हमारे पास सूचियाँ हैं, आपको पता होगा। ठीक है। तो एक हमारे पास केंद्र संघ सूची है, एक हमारे पास राज्य सूची है, एक हमारे पास समवर्ती सूची है। तो जो हमारे पास राज्य केंद्र की सूची है, इनकी संघ सूची है, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संघ को होता है, केंद्र को होता है। उसके बाद जो दूसरी सूची आती है वो राज्य सूची आती है, उसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में राज्य भी बना सकता है कानून और संघ भी बना सकता है, लेकिन अगर दोनों के बीच में विवाद हुआ तो कानून जो मान्य होगा वो संघ सूची वाला होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि संघ वाली और
समवर्ती वाली, ये तो दोनों संघ के पास हो जाती हैं, और जो राज्य वाली है वो केवल राज्य के लिए ही स्वतंत्र है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर देखो क्या पता चल रहा है, संघ जो है वो ज़्यादा मजबूत है, संघ जो है वो क्या है, ज़्यादा मजबूत यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद सर अगर कोई विषय इन फ्यूचर आ जाता है, जैसे एक विषय हमारा आ गया एआई का। अब जब हमारा संविधान बना था उस टाइम एआई जैसे कोई चीज़ें नहीं थी, तो वो शक्ति हो गई कि एआई के पास, एआई को लेकर के कानून कौन बना सकता है, तो ये जो शक्ति है ये किसके पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी, केंद्र के पास चली जाएगी। ठीक है, ये होगी अवशिष्ट शक्ति। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे सर कि भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्ध संघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता। मौलिक अधिकार देखो जो हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं, और जो संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से अमेरिका से, ठीक है, ये अमेरिका से ली गई हैं, और प्रस्तावना व समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। देखिए ध्यान रखना, प्रस्तावना क्या क्या सर, प्रस्तावना और समवर्ती सूची जो ली गई हैं वो सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, उसके बाद सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये हमने सब ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ध्यान रखना। ठीक है सर, ओके। उसको आप ऐसे याद रख सकते हो सर, ब्रिटानिया का एक बिस्किट आता है, क्या आता है सर, ब्रिटानिया का बिस्कुट आता है, तो आपको सबको क्या मिलेगा सर, एक एक मिलेगा। क्या मिलेगा सर, आपको एक एक मिलेगा, और एक एक मिलेगा तो उसके लिए आपको विधि बनानी पड़ेगी, विधि का शासन बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको रूल बनाना पड़ेगा कि सबको एक एक ही दिया जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर, निम्नलिखित में से किस संविधान को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, देखो तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में किसे जाना जाता है गाइस, आपको सभी को पता होगा, जो हमारा 1919 वाला है यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखो तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, आपको ध्यान से देखना है। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों को अपनी योजना तैयार की। देखो जब जब आएगा ना ऐसे करके, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो ये दो अलग अलग लोग हैं, मॉन्टेग्यू अलग है और चेम्सफोर्ड अलग है। ठीक है, मॉन्टेग्यू अलग है और चेम्सफोर्ड अलग है। तो जो यहाँ पर हमारा कौन हो जाता है सर, जो चेम्सफोर्ड था वो तो वायसराय है। चेम्सफोर्ड कौन है सर, ये है वायसराय। कौन है सर, ये वायसराय। और जो मॉन्टेग्यू हो जाएगा सचिव। कौन हो जाएगा, सचिव। तो सचिव और वायसराय, सचिव और वायसराय इस तरीके से हो जाएंगे ये। ठीक है, अपनी योजना तैयार की जिससे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। देखो आए तो ये 1919 में थे, है ना, लेकिन इनको लागू कब किया गया सर, तो 1919 में इनको यहाँ पे लागू किया गया। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं सर कि 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, कि भारत में जो है, जो भारतीय हैं उनको शासन में उनकी क्या मिलेगा, उनको यहाँ पर प्रतिनिधित्व उनको दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर, डैश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। ठीक है, समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, और समता बनाम आंध्र प्रदेश। तो देखो समतावादी की बात करेंगे तो इधर ये टफ क्वेश्चन हो जाता है कि आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा नहीं। देखो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, तो समतावादी की बात करेंगे हम यहाँ पर, और समता ही हमारा यहाँ पर, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, समता बनाम आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे सर, ये कह रहा है सर कि समता यानी कि समता एक एनजीओ है। समता क्या है सर, एक एनजीओ है। ठीक है, क्या है, एनजीओ।
ठीक है। तो देखो, तो ये समता एक एनजीओ था सर। तो सर ये एनजीओ काम क्या करता था सर? तो आदिवासी अधिकारों के लिए, है ना, आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विरोध अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने यहाँ पर एक रूल निकाला। रूल क्या निकाला सर? कि जो भी आदिवासियों की भूमि है उसको अगर आप किसी को पट्टे पर लेना चाहते हो या किराए पर लेना चाहते हो, ज़बरदस्ती लेना चाहते हो, तो आपको मिलेगी नहीं वो। ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया। ठीक है। अच्छा, ऐसे काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकता है। अगर सरकार चाहे तो ले सकती है ना, या आदिवासी चाहे तो भी उस पर कुछ ना कुछ अपना कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को वो ज़मीन नहीं मिलेगी, ऐसा इसमें 1997 में जो निर्णय आया था उसमें इन्होंने ऐसा कहा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है सर, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था, है ना? तो सर मोंटेगू चेम्सो सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, मोरलेमेंटो सुधार। तो किस रूप में इसको जाना जाता था सर? तो जो 1909 था सर, इसको हम मोरलेमेंटो सुधार के नाम से जानते थे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे सर, मोंटेगू चेम्सो सुधार में मोरलेमेंटो में। तो भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम देखो, जो भी हमारे 1858 के बाद के हमारे जितने भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 1858 के बाद के जितने भी हमारे वो हो जाते हैं ना, एक्ट हो जाते हैं, अधिनियम हो जाते हैं, उनको भारत परिषद बोलेंगे। और उससे पहले जो होते थे वो रेगुलेटिंग एक्ट होते थे, यानी कि उनको कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उनको बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, ये भारत परिषद है, ये भारत में ही कानून बनाएंगे। ठीक है, देखो 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने पर प्रावधान किया गया। ठीक है, तथा इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है सर? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर जैसे अभी क्या होता है कि अगर एक सीट निकल के आई है, मान ली ओबीसी में एक सीट निकल के आई, ठीक है, तो उस ओबीसी की सीट पर कोई भी वोट डाल सकता है, एससी वाले भी डाल सकता है, जनरल वाला भी डाल सकता है। ठीक है, लेकिन जो 1909 में ही पार्लियामेंट एक्ट आया था, इसमें एक कहा गया था कि अगर कोई बंदा ओबीसी से खड़ा हो गया तो उस पर जो वोट डाल सकता है ना, वो केवल ओबीसी वाला ही डाल सकता है और कोई उस पर वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, तो इसको इन्होंने अंग्रेजों ने फूट डालने की कोशिश करी थी और वो फूट डालने में कामयाब हो गए, और ये फूट अब तक डली हुई है हमारे बीच में, ये फूट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, ये ऐसे ही काम करती रहेगी। देखो, तो 1909 में सबसे बड़ा काम हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? ठीक है, शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया था सर? तो इसको हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे सर, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है सर? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मैंने आपको बताया था, देखिए समवर्ती सूची। क्या लिया है सर? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और उसके बाद सर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन लिया है। क्या लिया है सर? संशोधन लिया है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ब्रिटेन के संविधान से, है ना, जो भी हमारे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और संसदीय शासन प्रणाली ये हमने भी ब्रिटेन से ली है। एक नागरिकता ब्रिटेन से ली है। ये सारे के सारे ब्रिटेन से हमने लिया है। और विधि का शासन भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है सर, ओके। उसके बाद देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ये ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, एन गोपालास्वामी अयंगर ने, के एम मुंशी ने, या सर अलादी कृष्ण अय्यर ने। तो किसने बोला था ऐसा?
है ना, कि जैसा हम चाहते थे ना उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है ना, जो जो हम चाहते थे वो सारी की सारी बातें संविधान में डाल दी गई हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद वाली बात यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसे ये किसने बोला था सर? तो ये हमारा अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर ने बोला था। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था, ठीक है, या इतने लंबे से जिनका सपना देखा था। ठीक है, कि हाँ ये संविधान में होगा, ये अगर कोई जुर्म करता है तो इसके लिए ये कानून होगा, फिर ये ऐसे होगा वैसे होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची थी और ऐसा ही हो गया। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। वे उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे, आपको पता है। ठीक है, 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में काम किया था। अधिवक्ता क्या होता है सर? वकील के रूप में इन्होंने काम यहाँ पे किया था। ठीक है, ध्यान रखना। कब से कब तक सर? 1929 से लेकर के 1944 तक। अगला 10 वाला क्वेश्चन देखेंगे सर कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, आपको मुझे बताना है। देखिए, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ना कई एग्जाम में पूछा जाता रहता है और ये आपको पता भी होना बहुत ज़रूरी होता है कि कब हुई थी। तो कब हुई थी सर? आपको पता होना चाहिए, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। देखो वीडियो को ना पॉज कर ले करो या फिर एक 20 क्वेश्चन की एक अपनी साइड में कॉपी पे लिख लो 1 से 20 तक की गिनती, और उसमें जो जो क्वेश्चन आपका सही होता जा रहा है उस पर सही का टिक लगाओ और जो जो क्वेश्चन आपका गलत होता जा रहा है उस पर गलत का टिक लगाओ। ठीक है, और उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनके नोट्स बनाओ, उनको याद करो। ऐसे करके आप प्रोसेस करो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा पॉलिटी, है ना। देखो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सर। पहली जो बैठक हुई थी हमारे संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, बात करेंगे सर संविधान सभा 46 बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, है ना। संविधान सभा में के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे, वरिष्ठ मतलब जो बूढ़े थे। अच्छा, ये कहाँ से लिया हमने? तो ऐसा जो होता है ये हमारा क्या बोलते हैं कि जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, ऐसा जापान में ऐसी एक प्रथा चलती है कि जो सबसे बूढ़ा होता है उसी को हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, और जो अध्यक्ष है वो बना देते हैं। ठीक है, जो सबसे वरिष्ठ होता है या जो सबकी उम्र सबसे ज़्यादा उम्र होती है उसी को बना देते हैं। ठीक है, तो उनको सज्जिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, मतलब स्थायी नहीं अस्थायी। अस्थायी क्या होता है सर? अस्थायी का मतलब होता है कि उनको ना कभी भी हटाया जा सकता है, उनको ऐसा अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी इसी बैठक में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, भारत के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं, है ना। भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ से आए? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत आए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आए, या फिर 1947 का जो भारत शासन अधिनियम था वहाँ से आए। तो कहाँ से आए सर ये? ऑप्शन नंबर सी, मोंटेगू चेम्स ऑफ सुधार जो 1919 में हुआ था वहाँ से ये पद हमारे जो हैं दोनों के दोनों पद ये लिए गए हैं। ठीक है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद को भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत सृजित किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत, देखो अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद है और 94 में उनको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है इसका प्रावधान किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? तो गाइज यहाँ पर ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, आप सोच रहे होगे सर आपने डेट बोल दी 26 जनवरी 1950। गाइज 26 जनवरी 1950 जो डेट बोली है मैंने, ये संविधान के लागू होने की बोली है। इस डेट को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, बट संविधान अपनाया जो गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये डेट ऐसी डेट है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है 110% होना है, इसलिए आपको इसको बेहतरीन तरीके से याद रखो। ठीक है, आप ही का फ़ायदा इसमें होने वाला है। देखिए, तो 26
26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना क्या की सर, उसमें एक प्रस्तावना थी, उसमें 395 अनुच्छेद थे, उसके अंदर सर 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, जो हमारा कब बना था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। देखिए, इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, कुछ ही अनुच्छेद थे जिनको यहाँ पर लागू किया गया था और इसी दिन यह प्रभावी हो गया। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। देखिए, जिस वक्त संविधान लिखा गया था उस वक्त अंग्रेजी इतनी प्रभावी हमारे देश में हो चुकी थी कि संविधान तक हमारा हिंदी में नहीं लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखना, जो हमारा मूल संविधान है वो किस में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये नाम आप याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। जिसमें कितनी महिलाएं यहाँ पर शामिल थी, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताइए, जब संविधान बना था 24 जनवरी 1950 को फाइनल बैठक हुई थी, तब जो है इस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे और सीट टोटल लोग कितने चुने गए, तो 389 चुने गए थे, उनमें से इतने लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। अब ये पूछना चाह रहा है सर, जो 284 लोग थे उसमें महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं सर उसमें 15 थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, लास्ट वाली बैठक हुई थी इस दिन, और जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थी और सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान को अपने अपने हस्ताक्षर इस पर किए थे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाता है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, इसका ना आंसर हाँ सही है, सी वाला है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये बी लिखा हुआ है सी की जगह, ये है सी ऑप्शन 15, ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि भारत का मूलतः संविधान गया था, किसके द्वारा हाथ से संविधान यहाँ पर लिखा गया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मूलतः जो हस्तलिखित संविधान था, ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से संविधान लिखा था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो जाती है। ठीक है, अच्छा सर, अभी आपसे पूछे कि ये जो संविधान इस टाइम पर कहाँ पे रखा होगा, तो सर ये दस्तावेज अब भारत के संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि हमारा संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कार्यक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक जाएं। ठीक है, चलिए बताना है आपको कि उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत कब हुआ, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत कब हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत हुआ। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सबसे पहले ABCD ही हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए तो संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं, सबसे पहले उद्देश्य संकल्प जो था वो 22 जनवरी 1947 को आया था। कब आया था सर, 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद में देखिए राष्ट्र ध्वज जो आया था 22 जुलाई को आया था, है ना, 22 जुलाई को राष्ट्र ध्वज आया और 26 नवंबर को संविधान सभा पारित हुई और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन हमने अपना लिया था। ठीक है, तो डेट आपको यहाँ पर याद रखनी है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन अपनाया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थीं। कितनी यहाँ पर समितियां थीं जो इसको बनाने के लिए तैयार थीं या बनाया, जिसने इनको बनाया था।
ठीक है। तो कितनी समितियाँ थी गाइज? वो थी हमारी, देखिए ये ऑप्शन सारे के सारे यहाँ पर गलत हैं। इसका आंसर क्या हुआ? देखिए, भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन के नव अंतर्गत इसको गठित किया गया था। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे सर जी, 252 464 सभा में ये कुछ नहीं, इसको हटा दो, है ना। तो संविधान सभा तैयार करने के लिए 23 समितियाँ बनी थी। कितनी बनी थी सर? यहाँ पर 23 यहाँ पर समितियाँ बनी थी, ध्यान रखिएगा। जिसमें हमारी जो 19 थी वो छोटी समितियाँ थीं और 8 जो थी हमारी वो बड़ी समितियाँ थीं। ठीक है, 1 मिनट, 23 बनी थी तो 19 छोटी कैसे हो सकती हैं? गाइस, इस क्वेश्चन को मैं आपको मतलब देख करके बता दूंगा। इसमें ये समितियाँ गलत लिखी हुई हैं, या तो ये 19 नहीं है या फिर इनमें कोई गड़बड़ है। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा सर कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। तो जिसको अब हम क्या बोलते हैं सर? इसको क्या बोलते हैं? जो हमारा 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसको अब क्या बोला जाता है? तो संसद भवन, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष, पुस्तकालय भवन। तो उसको हम बोलते हैं सर संसद भवन। क्या बोलते हैं? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष बोलते हैं, जहाँ पर बैठक हुई थी वो। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जो कि अस्थायी थे, नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? बताइए। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, संविधान सभा ने, निर्देशक सिद्धांत ने, भारत सरकार अधिनियम ने। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। कब सर? 4 जुलाई। देखो डेट इंपॉर्टेंट याद रखना, 4 जुलाई 1947 को ये क्या हुआ था? ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। तो 18 जुलाई को इसको स्वीकृत किया गया। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर क्या होगा कि इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना और दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है वो कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो अंतिम सत्र जो यहाँ पर हुआ था वो कब हुआ था सर? 24 जनवरी 14 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए, तो 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली द पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर इसको पारित किया गया। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सर कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, है ना। तो इसमें 26 नवंबर 1949 को तो पारित किया गया, लेकिन जो अंतिम बैठक हुई थी ना वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये गलत लिखा हुआ है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, यानी कि ये अंतिम सत्र जो पूछ रहा है ना वो 24 जनवरी को ही हुआ था। ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद बात करते हैं इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951, 1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान तो है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यदि यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा केवल नंबर 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना तो ये सही है और ना ही ये सही है। ठीक है, देखिए
भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता। ठीक है, चलिए। तो गाइज ये हमारा आज का जो है पूरा का पूरा वीडियो थी, और इस वीडियो में आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने पूरे के पूरे जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हमने कर लिए हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगली वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर सेट होगा, और कल सुबह 10 बजे आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही वीडियो पर बने रहें, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।